हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 17th लेक्चर है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 16, 17 एंड 18 को समझेंगे। आज सुबह ही जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने आर्टिकल 15 को समझा था। अब आप लोगों की डिमांड थी कि दिन में 2 लेक्चर्स अपलोड करिए। मैं भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं कि हर रोज में 2 लेक्चर अपलोड करूं, बट टाइम कम मिलने की वजह से मैं हर रोज 2 लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मैं 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करेगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। एंड आज हम राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 16 को समझेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इन 2 आर्टिकल्स को समझा था, जो कि राइट एंड इक्वालिटी के ही 2 आर्टिकल्स थे। और राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। एंड ये 5 आर्टिकल्स आप कैसे शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हो वो मैंने पिछले 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी। यहां पर फिर से उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आप फिर से देख लेना, आपको फिर से यहां पर याद आ जाएगा कि वो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी। आज हम आर्टिकल 16 को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 3 आर्टिकल्स के बारे में हमें आज पढ़ना है, तो वीडियो काफी लेंथी हो सकती है, इसलिए आप सब्र से, इत्मीनान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 किसकी बात कर रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बता रहा है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स है, आराम से समझना, आर्टिकल 16 क्या बता रहा है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स है, जितने भी शहरी है, सबको सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के अप्लाई करने के टाइम गवर्नमेंट किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के बेस पर, उसके रेस के बिना पर, उसके कास्ट के बिना पर, उसके सेक्स के बिना पर, उसके डिसेंट के बिना पर, या प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के बेस पर इनएलिजिबल नहीं करार सकती है। क्या मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, गवर्नमेंट जॉब्स के अप्लाई करने के वक्त गवर्नमेंट किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के बेस पर, उसके रेस, उसके कास्ट, सेक्स, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर इनएलिजिबल नहीं करार सकती है। यहां पर फिर से आप देख सकते हो ओनली वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है इन 6 फैक्टर्स के बगैर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिजिकल टेस्ट होता है, ये बहुत ही अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ये चीजें डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आती है। यानी कि यहां पर जो 6 फैक्टर्स है, खाली इनके बेस पर किसी भी इंसान के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। बाकी यहां पर इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब यहां पर भी 4 एक्सेप्शंस है इस आर्टिकल 16 में। एंड वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी है उसको आप आराम से समझोगे। इस आर्टिकल के अंदर एक्सेप्शंस का होना लाजमन बनता है। यहां पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सेप्शन इस आर्टिकल के अंदर रखी गई है। आराम से आप इन एक्सेप्शंस को समझोगे। 4 एक्सेप्शंस टोटल है। एक एक्सेप्शन को आप लिख के रखोगे, समझ के रखोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको आराम से अच्छे से समझना। पहला एक्सेप्शन क्या है? पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो वो किसी पोस्ट के लिए रेसिडेंस की कंडीशन रख सकता है। यानी कि आप अगर किसी स्टेट में कोई जॉब करना चाहते होगे तो वो जॉब लेने के लिए आप उस जगह पर रहे हो, ये जरूरी है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट की तरफ से
ऐसा कानून किसी भी स्टेट के लिए नहीं है एक्सेप्ट 2 स्टेट्स के बगैर। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। यानी कि ये ऐसी 2 स्टेट्स है इंडिया में जहां पर कुछ पोस्ट्स के लिए रेसिडेंस के बेस पर रिजर्व किया गया है। खाली ये इन 2 स्टेट्स के लिए है, बाकी किसी भी स्टेट के लिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं अप्लाई किया गया है अभी तक। आई होप कि ये वाला एक्सेप्शन आपको समझ में आया होगा। क्या मैंने बताया, पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो वो किसी पोस्ट के लिए रेसिडेंस की कंडीशन रख सकता है कि आप अगर इस स्टेट के रहने वाले हो तब जाके आपको ये नौकरी मिल सकती है। अगर आप इस स्टेट के रहने वाले नहीं हो तो आप इस स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ये वाली कंडीशन यहां पर पार्लियामेंट लगा सकता है किसी किसी स्टेट पर या किसी किसी यूनियन टेरिटरी पर, लेकिन ऐसा प्रोविजन आज तक किसी भी स्टेट के लिए नहीं लगाया गया है एक्सेप्ट 2 स्टेट्स। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या बता रहा है, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। यानी कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकता है बैकवर्ड क्लास के लोगों को डिफरेंट पोस्ट्स में। अगर स्टेट को लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस को स्टेट सर्विस में एडवोकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यहां पर जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि यहां पर दूसरा एक्सेप्शन क्या बता रहा है। दूसरा एक्सेप्शन बता रहा है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकता है। किनको रिजर्वेशन दे सकता है? बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो बैकवर्ड रहे होंगे। किसमें आप रिजर्वेशन दे सकते हैं? डिफरेंट पोस्ट्स में रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर स्टेट को लगेगा कि बैकवर्ड क्लास स्टेट सर्विसेज में एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि जितने लोग इस बैकवर्ड क्लास के गवर्नमेंट सर्विसेज में होने चाहिए, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इतने हैं नहीं तो यहां पर गवर्नमेंट जो है ये उनके लिए सीट्स रिजर्व करवा सकती है। तो ये था दूसरा एक्सेप्शन इस आर्टिकल 16 का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सेप्शन देखेंगे, एक्सेप्शन नंबर सी। तीसरा एक्सेप्शन यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। क्या बता रहा है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जिम्मेदार उसी रिलीजन का ही होना चाहिए। यानी कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर चाहे तो वो अपनी गवर्निंग बॉडी में यानी जो उसको चलाने वाले लोग होंगे वो अपने ही रिलीजन के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन को। चलो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर वक्फ बोर्ड है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिफरेंट मस्जिदों को चलाते हैं। तो उस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स है, जो भी चेयरमैन होगा या जो उसके मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम्स ही होने चाहिए। उस टाइम दूसरे मजहब के मानने वाले लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें खाली मेंबर्स मुस्लिम्स है तो हम भी जाना चाहेंगे, हमें भी आप इसका मेंबर रखिए। नहीं, यहां पर इसके लिए एक्सेप्शन रखी गई है। या अगर कोई हिंदुइज्म का कोई बड़ा मंदिर है कहीं पे तो उस टेंपल के जो गवर्निंग जो बॉडी होगी, उस मंदिर को जो चलाने वाले जो लोग होंगे वो उसी हिंदू मजहब के ही होने चाहिए। ये कहता है एक्सेप्शन नंबर 3। आई होप कि तीनों के तीनों एक्सेप्शंस आपको अभी तक समझ में आई होगी। उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन इन लास्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डी। इस एक्सेप्शन डी के अंदर बताया गया कि स्टेट को परमिशन दी गई है, यानी कि गवर्नमेंट को परमिशन दी गई है कि आप 10% पोस्ट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सिटीजन्स के लिए रिजर्व कर सकते हो। जो ऑलरेडी SC ST OBC के अंदर आते हैं उनके बगैर बाकी जो ग्रुप्स है उनके लिए ये रिजर्वेशन है। तो इन 3 कैटेगरीज के बगैर जो बाकी यहां पर बचे हैं लोग, उनके अंदर भी अगर कोई गरीब होगा जो कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट 10% के पोस्ट्स रिजर्व रख सकती है। ये था एक्सेप्शन नंबर 4। लेकिन इंपॉर्टेंटली अब यहां पर इन
इन 4 एक्सेप्शंस में जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, इसको गवर्नमेंट ने विद टाइम डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स की मदद से लाया। वो डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। अब अगर आप जेकेपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो अमेंडमेंट एक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन जेकेएसएसबी में वो आज तक कभी भी नहीं पूछे गए हैं, ना ही कभी पूछे जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली यहां पर आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, या तो एक्सेप्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप खाली यहां पर अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे, उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी यहां पर उनको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे। इसलिए हम इस टॉपिक को और ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली नई आर्टिकल को समझेंगे, आर्टिकल 17 को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आर्टिकल 17 क्या बता रहा है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहा है। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आपको कोई छू नहीं सकता है या आप किसी को छू नहीं सकता है तो वो अनटचेबिलिटी कहलाता है नॉर्मल टर्म्स में। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप इसकी क्या याद रखोगे? अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पुराने जमाने से ही हमारे कंट्री के अंदर डेवलप हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनके कास्ट के बिना पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो यही कहलाता है अनटचेबिलिटी। अब ये अनटचेबिलिटी कैसे खत्म होगी? इसके लिए इस अनटचेबिलिटी को पुनिशेबल ऑफेंस करार दिया गया है। क्या ऑफेंस करार दिया गया है? पुनिशेबल ऑफेंस, यानी कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसको करने से इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। इसीलिए ये जो अनटचेबिलिटी है ये एक पुनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर आप ये वाला जुर्म कर रहे हो तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। अब यहां पर बात करेंगे कि अब सजा क्या होगी। ये डिसाइड होता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 से, लेकिन बाद में इसको 1976 में इस एक्ट के अंदर बदलाव लाए गए और इसका नाम भी चेंज किया गया। अब इसका नाम क्या रखा गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को कब चेंज किया गया? इसका नाम कब चेंज किया गया? 1976 में इसका नाम चेंज किया गया। और अब क्या नाम रखा गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इसका नाम रखा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि ये जो टर्म अनटचेबिलिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। अनटचेबिलिटी को तो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका मतलब ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख के है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अंदर बयान किया गया कि इस अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। अब अगर कोई चीज, याद रखोगे, कोई चीज अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं करके है कि इसका मतलब क्या है, या पार्लियामेंट भी किसी एक्ट की मदद से नहीं बताती है कि इसका मतलब क्या है, उसके लिए यहां पर आते हैं हमारे कोर्ट्स। एंड वो कोर्ट्स यहां पर उन टर्म्स को डिफाइन कर देती है। जैसे कि यहां पर भी मैसूर के हाई कोर्ट ने इस अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्या बताया, इसको अच्छे से आप समझोगे इसमें क्या बताया गया। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्या बोला कि हमें इस अनटचेबिलिटी को ग्रामेटिकल सेंस में नहीं समझना चाहिए। अनटचेबिलिटी तो इसको कैसे हमें समझना चाहिए? इन्होंने बताई अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन, इन्होंने बताया कि अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पुराने जमाने से ही हमारे कंट्री के अंदर डेवलप हुई है। क्या इन्होंने बताया? अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पुराने जमाने से ही हमारे कंट्री के अंदर डेवलप हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनके कास्ट के बिना पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर हाई कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बात बोली कि अगर किसी इंसान को किसी और वजह से बाइकआउट किया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यहां पर यह बनता है कि एक इंसान ने जिस कास्ट के अंदर जन्म दिया होगा, आप उसके उस कास्ट के बिना पर उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंस मैंने अभी बताया, इसका मतलब क्या बनता है, अब अगर आपको आपकी सोसाइटी के अंदर किसी हमसाये के साथ कोई झगड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो अगर आप उसके साथ कोई बात नहीं करोगे, अगर आप उसके साथ ही बात नहीं करोगे, अगर आप उसको अपने करीब आने नहीं दोगे या आप उसके करीब जाओगे नहीं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको उसकी कास्ट के बिना पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, ये बाइकआउट नहीं किया है, वो आपने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से वो बाइकआउट किया है उसके साथ। ये बात भी क्लियरिफाई की थी किसने, मैसूर के हाई कोर्ट ने। तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। और यहां पर 1976 के अंदर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को चेंज किया जाता है एंड इसका नाम रखा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रखा जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी एंड इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो टर्म अनटचेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं की गई है। ये पूछा जा सकता है, बताओ कि जो टर्म अनटचेबिलिटी है, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है? नहीं डिफाइन किया गया है। तो किसने इसकी डेफिनेशन दी है? मैसूर के हाई कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो क्या क्या इन्होंने बताया वो आपने समझा होगा। उसके बाद हम आज का आखिरी आर्टिकल पढ़ेंगे एंड राइट इक्वालिटी का भी लास्ट आर्टिकल है ये। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। यानी कि आर्टिकल 18 किसके बात कर रहा है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब क्या है? चलिए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। हिंदुस्तान आजाद होने से पहले, क्या हिंदुस्तान आजाद होने से पहले यहां पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइटल्स दिए गए थे। जैसे किसी को महाराजा कहा जाता था, जैसे कि कश्मीर के अंदर आप देख रहे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, महाराजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह, ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे। जैसे राज बहादुर किसी का टाइटल हुआ करता था, राय बहादुर किसी का टाइटल, राय साहिब किसी का टाइटल, दीवान बहादुर किसी का टाइटल। यहां पर ये बहुत सारे टाइटल्स अलग अलग लोगों को रखे गए थे और ये टाइटल्स हेरिडेटरी थे, यानी कि महाराजा का बेटा महाराजा ही कहलाएगा। उन्हीं चीजों को हम कहते हैं हेरिडेटरी टाइटल, या उन चीजों को ही हेरिडेटरी कहा जाता है। और जितने भी ये टाइटल्स थे उन्हें आर्टिकल 18 की मदद से खत्म किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 18 क्या बता रहा है? ये तो इसी की बात कर रहा है, ये जो पुराने जमाने के अंदर लोगों को टाइटल्स रखे जाते थे इनको खत्म करने की बात कर रहा है। अब मेन जो चीजें यहां पर है ये अब समझने की जरूरत है कि इस आर्टिकल के अंदर 4 प्रोविजंस है। चारों के चारों प्रोविजंस अलग अलग बात कर रहे हैं, तो चारों को आप अच्छे से समझोगे। सबसे पहला प्रोविजन यहां पर क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये किसी को कोई टाइटल ही नहीं दे सकती है, चाहे वो कोई सिटीजन हो, हिंदुस्तान का शहरी हो, चाहे वो कोई फॉरेनर हो, किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ इंसान हो, उसको गवर्नमेंट यहां पर कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है। एक्सेप्ट यहां पर 2 एक्सेप्शन से एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको मिलिट्री टाइटल दिया जाता है या आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन का टाइटल दिया जाता है। मिलिट्री टाइटल का मतलब क्या है? मिलिट्री के अंदर अलग अलग रैंक्स होती है, जैसे कैप्टन होता है, कर्नल होता है, ऐसी रैंक्स दी जाती है। जैसे एकेडमिक में क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर होता है कोई, तो उसके नाम के सामने डॉक्टर लगाया जाता है। तो इस प्रोविजन के अंदर ये 2 एक्सेप्शंस रखी गई है। एक तो आपको मिलिट्री के अंदर भी टाइटल्स मिलेंगे, साथ ही साथ एकेडमिक डिस्टिंक्शन के बेस पर आपको टाइटल्स दिए जाते हैं।
एंड उसके बाद यहां पर बात करेंगे हम सेकंड प्रोविजन के बारे में। सेकंड प्रोविजन क्या बता रहा है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। हिंदुस्तान का कोई भी जो सिटीजन होगा वो बाहर के किसी भी कंट्री से कोई भी टाइटल हासिल नहीं कर सकता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा तो इजी है, ये आपने खुद से पढ़ा होगा और खुद से समझा भी होगा, ये इतना कोई टफ तो नहीं है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे थर्ड प्रोविजन क्या बता रहा है। थर्ड प्रोविजन बता रहा है कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया के किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करते हो या स्टेट के किसी भी ट्रस्ट में काम करते हो, तो आप भी किसी भी फॉरेन टाइटल को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बिना प्रेसिडेंट के रजामंदी के बगैर। यानी कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बगैर आप किसी भी फॉरेन स्टेट का, आप किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी पोस्ट पर हो या स्टेट के किसी भी ट्रस्ट में काम करते हो या किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करते हो, आप कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट एंड आज का आखिरी प्रोविजन है इस आर्टिकल 18 में। वो क्या बता रहा है? कोई भी सिटीजन या फॉरेनर, अभी तक फॉरेनर की खाली बात हो रही है, अब इस प्रोविजन के अंदर सिटीजन्स की भी बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है? कोई भी सिटीजन या फॉरेनर अगर इंडिया के किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करते हो या स्टेट के किसी भी ट्रस्ट में काम करते हो, इन केसेस में आप प्रेसिडेंट के परमिशन के बगैर किसी बाहर के कंट्री से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो, किसी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये कहा गया है आर्टिकल 18 के फोर्थ प्रोविजन में। आई होप कि आर्टिकल 18 भी आपने समझा होगा और साथ ही साथ समझा होगा यहां पर जो 4 प्रोविजंस इसके हैं ये भी आराम से आपने समझे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।